तलबा और तालिबात फारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा निसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Faisal. I am here to represent recording number 24, class 8 general science chapter number 5 chemical reaction. सबसे पहले आपके लिए मैसेज है कि ऑनलाइन स्कूल ऑनलाइन क्लासेस के जरिए आप अपने तालीमी इम्तिहानात में नुमाया मार्क्स हासिल कर सकते हैं। आप अपनी तालीम और उम्र के हिसाब से मज़ीद तालीम हासिल करें और अपने पेरेंट्स को मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी तालीमी वीडियोस के जरिए तालीम हासिल करने के लिए रिक्वेस्ट करें और कोशिश करनी है आपने कि डेली 1 से 2 घंटे आपने ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है। इसका फायदा आपको ही होगा कि जब आप स्कूल जाएंगे, जब आप पेपर्स की तैयारी करेंगे तो आपको ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं होगी और इंशाल्लाह आप अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। आप ऑनलाइन तालीम ऑनलाइन क्लासेस हमारे प्लेटफॉर्म से फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त तालीम हासिल कर सकते हैं। हमारे प्लेटफॉर्म पर तमाम सब्जेक्ट्स की तमाम क्लासेस की तालीमी वीडियोस यूट्यूब चैनल फारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल पर अवेलेबल है, जहां से आप तालीम हासिल कर सकते हैं। आज हम अपना रिकॉर्डिंग नंबर 24 स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन मैंने बताया था कि नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे इक्वेशन के बराबर होने चाहिए। हर एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स उतने ही होने चाहिए। जैसे हाइड्रोजन के अगर यहाँ 4 एटम है तो प्रोडक्ट के अंदर भी हाइड्रोजन के कितने एटम्स होने चाहिए? 4। इसी तरह ऑक्सीजन के अगर 2 एटम है रिएक्टेंट साइड पर लेफ्ट साइड पर, तो प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन की तादाद कितनी होनी चाहिए? 2। तो हर एलिमेंट्स के एटम्स और टोटल नंबर ऑफ एटम्स क्या होने चाहिए? दोनों साइड्स पर बराबर होने चाहिए। वो कहलाती है हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसी तरह हमने अगर अनबैलेंस्ड इक्वेशन हो, हमने रूल्स पढ़े थे कि किस तरह हम उसको बैलेंस इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज हम उसके एग्जांपल्स करेंगे कि कुछ एग्जांपल्स हैं जिसके जरिए हम अनबैलेंस इक्वेशन को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। वो कहता है एग्जांपल नंबर 1, कंसीडर द फॉलोइंग इक्वेशन। एक इक्वेशन है, ठीक है, ये इक्वेशन है जिसमें नाइट्रोजन N2 प्लस हाइड्रोजन H2 और एक प्रोडक्ट दी हुई है NH3। तो अब इसको आपने करनी है बैलेंस करनी है। पहले तो ये बताएं ये बैलेंस इक्वेशन है या नहीं। आप क्या करेंगे? सबसे पहले एटम्स काउंट कर लेंगे कि नाइट्रोजन के कितने एटम्स है? 2। हाइड्रोजन के कितने एटम्स है? 2। टोटल कितने एटम्स हो गए? 4। अब हम प्रोडक्ट में देखते हैं, तो प्रोडक्ट में नाइट्रोजन का 1 एटम है, हाइड्रोजन के कितने एटम है? 3। हाइड्रोजन के कितने एटम है? 3। अब मुझे बताओ बैलेंस इक्वेशन है या नहीं? बिल्कुल भी ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट में हाइड्रोजन के एटम है 3, जबकि हमें रिएक्टेंट में पता है कि हाइड्रोजन के एटम है 2। तो इसका मतलब है कि ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है। जबकि नाइट्रोजन के एटम कितने थे? 2 और प्रोडक्ट में नाइट्रोजन के एटम है 1, तो ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है। इसमें प्रोडक्ट में नाइट्रोजन के 3 एटम है, जबकि रिएक्टेंट के अंदर सिर्फ 2 एटम है। तो आपने ये भी ख्याल रखना है कि बैलेंस इक्वेशन का ये मतलब नहीं कि आपने सिर्फ प्रोडक्ट के ही आगे कोई कोएफिशिएंट लगाना, आप रिएक्टेंट में भी उसे क्या कर सकते हैं? बैलेंस कर सकते हैं। तो ये चीज हम आगे देखेंगे किस तरह करना। स्टेप 1 क्या है? Count the number of atoms of each element on both side of the arrow। सबसे पहले आपने नंबर ऑफ एटम्स हर एलिमेंट के काउंट कर लेना है। रिएक्टेंट्स के जो एटम्स है, रिएक्टेंट्स में 2 नाइट्रोजन एटम्स है और 2 हाइड्रोजन एटम्स है। अब प्रोडक्ट में कितने एटम्स हैं? प्रोडक्ट में 1 नाइट्रोजन का एटम है और 3 हाइड्रोजन के एटम है। तो बैलेंस या अनबैलेंस, नाइट्रोजन क्या है? अनबैलेंस है। नाइट्रोजन के एटम्स की तादाद बराबर नहीं है। रिएक्टेंट में 2 एटम है और प्रोडक्ट में 1 एटम है, तो नाइट्रोजन अनबैलेंस, ठीक है। अब हाइड्रोजन के 2 एटम है रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में है 3 एटम, क्या ये बैलेंस है? नहीं। तो इसका मतलब है हाइड्रोजन भी अनबैलेंस है। तो इसका मतलब है हमने दोनों को बैलेंस करना है, नाइट्रोजन की भी तादाद बैलेंस करनी है और हाइड्रोजन की। स्टेप 2 की तरफ चलते हैं।
एड एप्रोप्रिएट कोएफिशिएंट टू बैलेंस नाइट्रोजन। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक एलिमेंट को बैलेंस करने की कोशिश करनी है। जैसे रूल था ना कि वर्क विद वन एलिमेंट एट अ टाइम, कि आप एक टाइम में आप एक एलिमेंट पर फोकस करें। तो आपने अभी सबसे पहले पकड़ लेना फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन। तो कहता है एड एप्रोप्रिएट कोएफिशिएंट टू बैलेंस नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए आप कोई कोएफिशिएंट ऐड करें। फॉर एग्जांपल कहता है रिएक्टेंट्स है 2 नाइट्रोजन एटम्स, तो आप प्रोडक्ट्स के अंदर 2 नाइट्रोजन एटम लिख देंगे। तो आप देखेंगे कि नाइट्रोजन हो गई है बैलेंस। नाइट्रोजन क्या हो गई है बैलेंस, यानी आपने क्या किया कि नाइट्रोजन के साथ दो लगा दिया। तो अब आपने देखना है क्या नाइट्रोजन बैलेंस है। देखो नाइट्रोजन के 2 एटम थे रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में भी कितने हो गए, 2 एटम हो गए। इसका मतलब है नाइट्रोजन हो गई है बैलेंस। अब नाइट्रोजन तो हो गई है बैलेंस, अब क्या हाइड्रोजन बैलेंस है या नहीं, इसको काउंट करते हैं। हाइड्रोजन के कितने एटम्स थे, 2 रिएक्टेंट में। प्रोडक्ट में अब कितने हो गए, पहले 3 थे, अब ये 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हाइड्रोजन के कितने एटम हो गए, 6। तो देखा जाए तो नाइट्रोजन बैलेंस हो गई है, नाइट्रोजन के 2 बराबर है, लेकिन हाइड्रोजन अभी भी अनबैलेंस है। अब हाइड्रोजन के कितने एटम्स बन गए, 6, और इधर एटम्स की तादाद है 2। तो कोई ऐसा फिगर लगाए कि हाइड्रोजन की भी तादाद बराबर हो गई। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ हाइड्रोजन के आगे 3 लगा दूं तो हाइड्रोजन के एटम्स की तादाद कितनी हो जाएगी, 3 दूनी 6। यहाँ पर एटम्स की, हाइड्रोजन के एटम्स की तादाद कितनी है, 3 दूनी 6। तो अब ये क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। तो उसने क्या कहा है, स्टेप 2 में उसने पहले नाइट्रोजन को बैलेंस करने की कोशिश की है। एड एप्रोप्रिएट कोएफिशिएंट टू बैलेंस नाइट्रोजन। उसने क्या किया है, नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए कि रिएक्टेंट में 2 नाइट्रोजन है, तो उसने प्रोडक्ट में 2 लिखने के लिए 2 बना दिया। अब नाइट्रोजन के भी 2 गए रिएक्टेंट में। अब हम करेंगे बैलेंस हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन रह गई है क्योंकि हाइड्रोजन अभी भी अनबैलेंस है। अब क्या करना है, 2 हाइड्रोजन एटम्स और प्रोडक्ट में हाइड्रोजन एटम की तादाद हो गई 6 एटम। 3 दूनी कितना होता है, 6 एटम हो गए। अब हाइड्रोजन एटम्स की तादाद प्रोडक्ट में हो गई 6, लेकिन रिएक्टेड में उसकी तादाद है 2, तो हाइड्रोजन हो गई अनबैलेंस। अब हमने क्या करना है, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। अब स्टेप 3 वो कहता है नाउ ट्राई टू बैलेंस हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने की कोशिश करें। अब उसने क्या, 2 नाइट्रोजन एटम रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट, ये तो हो गई बैलेंस, इसे तो छोड़। अब हाइड्रोजन का आपने क्या करना है, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए कि यहाँ पर 6 है एटम की तादाद, तो आपने यहाँ पर 3 लगा दिया कि अगर मैं हाइड्रोजन पे 3 लगा दूं तो 3 दूनी बन जाएगा 6, यानी 3 2 6 एटम। तो अब ये आप देखोगे कि यहाँ भी हाइड्रोजन की तादाद 6 है और यहाँ भी हाइड्रोजन एटम्स की तादाद 6 है, तो इस तरह हाइड्रोजन बैलेंस हो गई। तो अब ये फाइनल इक्वेशन हमारी बन गई। फाइनल इक्वेशन हमारी क्या बनी है कि नाइट्रोजन के 2 एटम रिएक्ट कर रहे हैं और हाइड्रोजन के 6 एटम रिएक्ट कर रहे हैं। तो 6 जमा 2 कितने हैं टोटल एटम, 8। क्या प्रोडक्ट में देखते हैं क्या ऐसे ही है, तो इधर 2 NH3 का मतलब है नाइट्रोजन के 2 एटम, तो ये भी सही हो गया। हाइड्रोजन NH3 H3 है, 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 वाले से, तो इधर हाइड्रोजन की तादाद भी हो जाएगी 6 और नाइट्रोजन है 2, तो 6 और 2 कितने हो गए, 8। तो इसका मतलब है लेफ्ट और राइट साइड क्या हो गई है, बराबर। अब ये क्या हो गई है, बैलेंस्ड इक्वेशन। अब इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, बैलेंस्ड इक्वेशन। तो आपने इस तरह बैलेंस करना है कि एटम्स की तादाद दोनों में बराबर है। अगर हाइड्रोजन के एटम्स की तादाद यहाँ 6 है तो लाजमी इधर भी एटम्स की तादाद होनी चाहिए 6। इस तरह आपको हर एलिमेंट्स के एटम्स की तादाद आपने करनी है बराबर। अब एग्जांपल नंबर 2 पे चलते हैं बच्चों। एग्जांपल नंबर 2 कहता है मीथेन CH4 प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ये प्रोडक्ट बन रही है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे पहले तो हमने देखना है ये बैलेंस इक्वेशन है या नहीं। उसके लिए आप क्या करते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स देख लेते हैं। तो कार्बन का 1 एटम है, हाइड्रोजन के 4 एटम है, ये CH4 है, हाइड्रोजन के 4 एटम है, कार्बन का 1 और हाइड्रोजन के 4, ऑक्सीजन के कितने एटम है, 2। ठीक हो गया।
अब हमें प्रोडक्ट में देखते हैं, हाइड्रोजन के कितने एटम हैं? 2, ऑक्सीजन का ये 1, कार्बन का ये 1 और ऑक्सीजन के 2, ये 2 एटम। यानी हाइड्रोजन के टोटल एटम है 2 और ऑक्सीजन के 1 और 2, 3 एटम ऑक्सीजन के हैं और कार्बन। तो क्या ये हमारी इक्वेशन बैलेंस है? ये हमारी इक्वेशन अनबैलेंस है। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट में तो ऑक्सीजन की तादाद 2 थी, यहाँ पर हम देखें तो 1 ऑक्सीजन ये और 2 ऑक्सीजन ये, तो ऑक्सीजन की एटम की तादाद 3 है। व्हाइट हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में यहाँ 4 एटम थे, यहाँ प्रोडक्ट में कितने एटम है हाइड्रोजन के? सिर्फ 2। इसका मतलब ये इक्वेशन अनबैलेंस है। अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को बैलेंस करने की कोशिश करनी है। तो वो कहते हैं स्टेप 1 में टोटल काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट और कंपाउंड ऑन बोथ साइड। अब आपने टोटल नंबर ऑफ एटम्स गिन लेने हैं दोनों तरफ एलिमेंट्स के। रिएक्टेंट में कार्बन का 1 एटम है, हाइड्रोजन के 4 एटम है और ऑक्सीजन के 2 एटम। ये रिएक्टेंट है। प्रोडक्ट में क्या क्या है? प्रोडक्ट में 1 कार्बन का एटम है, 2 हाइड्रोजन एटम है और 3 ऑक्सीजन एटम है। तो कार्बन हो गई है बैलेंस। कार्बन का 1 था रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में भी 1, ये बैलेंस। हाइड्रोजन देखते हैं, 4 हाइड्रोजन एटम थे रिएक्टेंट के अंदर और 2 हाइड्रोजन एटम है प्रोडक्ट के अंदर। इसका मतलब है हाइड्रोजन अनबैलेंस है। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के 2 एटम थे रिएक्टेंट के अंदर और 3 है एटम प्रोडक्ट के अंदर। इसका मतलब है ऑक्सीजन भी क्या है? अनबैलेंस है। ये अनबैलेंस है, यानी कार्बन और ऑक्सीजन को हमने क्या करना है बच्चों? बैलेंस करना है। तो उसके लिए हमने क्या करना है? स्टेप 2। स्टेप 2 में कहता है ऐड एप्रोप्रिएट कोएफिशिएंट्स। अब आपने ऐड करने हैं एप्रोप्रिएट कोएफिशिएंट को बैलेंस करने के लिए। तो आप क्या करें? आप ऑक्सीजन को बैलेंस करने की कोशिश करें। आप ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लिखते हैं, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन की तादाद 3 है ना। आप कोशिश करें यहाँ पर 2 साइन लिखते हैं। अब ऑक्सीजन की तादाद हो गई है ऑक्सीजन के एटम की 4। और अब देखो प्रोडक्ट में क्या होगा। प्रोडक्ट में अब आपने क्या करना है? वाटर में लिख देना है, वाटर से पहले 2, यहाँ आपने 2। तो अब आप काउंट करें कि ऑक्सीजन की तादाद बराबर है। ये देखो ऑक्सीजन की हो गई है 2, यहाँ भी ऑक्सीजन की तादाद थी 2, तो ऑक्सीजन हो गया बैलेंस। 2 ऑक्सीजन ये, 2 ऑक्सीजन ये, तो ये हो। अब आपने क्या किया है? इस इक्वेशन में आपने 2 का साइन इधर लगाया ऑक्सीजन के आगे और 2 का साइन लगाया वाटर के आगे। बैलेंस करना है ना आपने, एटम्स को बराबर करने की। आप ऑक्सीजन को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन में यहाँ एटम की तादाद 4 हो जाएगी, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है तो 1 2 आर 2 प्लस ऑक्सीजन के यहाँ भी 2 एटम है और 2, तो और 2 प्लस 2 कितने हो गए? 4। तो ऑक्सीजन में एटम्स की तादाद हो गई है 4। इसका मतलब है हमारा जो ऑक्सीजन है वो क्या हो गया? बैलेंस हो गया। अब क्या हाइड्रोजन बैलेंस हुआ है या नहीं वो देखते हैं। अब बच्चों हाइड्रोजन है इधर 4, अब हाइड्रोजन इधर 4 है। अगर मैंने यहाँ 2 लगाया है 4 बनाने के लिए, तो यहाँ पर हाइड्रोजन भी हो गया 4। तो इस तरह से ये हाइड्रोजन भी क्या हो गए? बैलेंस हो गए। सिंपल सी बात है ना। हाइड्रोजन है इधर 4, ये फॉर एग्जाम्पल यहाँ हाइड्रोजन है 4 और यहाँ पर हाइड्रोजन है 2। तो हाइड्रोजन को 4 बनाने के लिए आपने वैसे भी यहाँ पर कौन सा नंबर लगाना होता है? कौन सा नंबर? 2। तो यहाँ पर हाइड्रोजन हो गए 2, हाइड्रोजन की तादाद हो गई है 4 और यहाँ भी थी 4। अब क्या देखना है? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन में क्या मसला है? ऑक्सीजन की तादाद हो गई है, ऑक्सीजन की है 2 प्लस 2, ऑक्सीजन के भी यहाँ पर 4 आ गए, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन की तादाद थी 2, तो आपने यहाँ भी 2 का साइन लगा दिया। तो ये इस तरह की इक्वेशन बन गई। आप या पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करने की कोशिश करें या हाइड्रोजन की, तो आपका आंसर यही आना चाहिए। पहले उसने आप ये हाइड्रोजन को बैलेंस कर दें। अब 4 हाइड्रोजन एटम है तो आपने यहाँ 2 लगाकर हाइड्रोजन को कर दिया बैलेंस। अब ऑक्सीजन की बारी आई तो आपने देखा ऑक्सीजन के लिए कितने जरूरी एटम चाहिए। आपने कहा ये 2 ऑक्सीजन हो गए, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन, 4 एटम, और आपने कहा रिएक्टर में 2 एटम है तो मुझे कौन सा नंबर लगाना चाहिए कि 4 बराबर हो जाए? तो आपने कहा 2 दूनी 4, 2 2 4, यहाँ मैं 2 लगा दूं तो अब बराबर हो जाएगा।
तो आप इस तरह क्या कर सकते हैं, इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। कोई भी इक्वेशन है आपने इस अंदाज में क्या करनी है, बैलेंस करनी है। एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ आते हैं। ये थोड़ी मुश्किल है, कॉम्प्लिकेटेड। इस हवाले से मतलब इसके अंदर कंपाउंडिंग फॉर्म्स है। कैल्शियम क्लोराइड एलिमेंट ज्यादा है, कैल्शियम क्लोराइड रिएक्ट कर रहा है सोडियम कार्बोनेट से, इसके साथ सोडियम कार्बोनेट, ये ऑक्सीजन 3 लिखा हुआ है। प्रोडक्ट कौन सी बन रही है, कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड। तो आपने सबसे पहले देखना है इक्वेशन बैलेंस है या नहीं। कैल्शियम का कितने एटम है, 1, क्लोरीन के 2, सोडियम के 2, कार्बन का 1, ऑक्सीजन के 3। तो अब देखो बैलेंस है, कैल्शियम तो बैलेंस है, कैल्शियम का मान 1, कार्बन 1, ये भी बैलेंस, ऑक्सीजन है 3, चलो ये भी बैलेंस है। अब वो बात आ जाती है सोडियम 1, जबकि सोडियम के 2 थे, क्लोरीन के 2 थे, जबकि यहाँ पर लिखा हुआ है 1। तो इसका मतलब है ना सोडियम बैलेंस है ना क्लोरीन बैलेंस है, जबकि कैल्शियम बैलेंस है, कार्बन बैलेंस है और ऑक्सीजन। तो अब ये देखते हैं क्या करना है आपने, वही पहला स्टेप करना है, काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट और कंपाउंड ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पे आपने नंबर ऑफ एटम्स काउंट कर लेना है हर एलिमेंट। कार्बन का कितना एटम है, 1, प्रोडक्ट में भी कार्बन का 1, क्लोरीन के रिएक्टेंट में कितना एटम है, 2, जबकि प्रोडक्ट में कितना है, 1। सोडियम के 2 एटम है रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में कितने एटम है, 1। कार्बन का 1 एटम है रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में 1। ऑक्सीजन के 3 एटम है रिएक्टेंट में, ऑक्सीजन के 3 एटम है प्रोडक्ट में। इसका मतलब है कैल्शियम बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस है, कार्बन बैलेंस है, जबकि क्लोरीन बैलेंस नहीं है और सोडियम बैलेंस नहीं। इन 2 एलिमेंट को हमने क्या करना है, बैलेंस करने की कोशिश करनी है। तो नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं इसको किस तरह बैलेंस किया गया है। बच्चों अब इसको बैलेंस किया गया है। स्टेप 3 में वो कहता है एड एप्रोप्रिएट कोएफिशिएंट्स टू बैलेंस सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को बैलेंस करने के लिए आप क्या करेंगे, मैं आपको पीछे लेकर जाता हूं। ये जो पिछली इक्वेशन है इसमें वो कहता है कैल्शियम भी बैलेंस है, कार्बन भी बैलेंस है, ऑक्सीजन भी बैलेंस है, सिर्फ जो बैलेंस नहीं है वो सोडियम क्लोराइड बैलेंस नहीं है। अब आप क्या करोगे, सोडियम क्लोराइड को आपने बैलेंस करना है। आपने देखा कि सोडियम के 2 एटम इधर है, क्लोरीन के भी 2 एटम इधर है, जबकि आपने प्रोडक्ट में देखा कि सोडियम का 1 एटम है और क्लोरीन का 1। तो सिंपल सी बात है, सोडियम के 2 एटम बनाने के लिए, क्लोरीन को भी 2 एटम बनाने के लिए आपने क्या कर दिया, इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो बताओ सोडियम के कितने एटम हो गए, 2, क्लोरीन के कितने एटम हो गए, 2। तो ये बैलेंस हो गई। सिंपल कि रिएक्टेंट में सोडियम की तादाद 2 थी, क्लोरीन की तादाद भी 2 थी एटम्स की, जबकि आपने देखा प्रोडक्ट्स में सोडियम है 1, क्लोरीन है 1, जबकि हमें पता है दोनों चीजें हमने बराबर रखनी होती है, जितने सोडियम रिएक्टेंट में उतने ही प्रोडक्ट में आने चाहिए। तो लेकिन यहाँ पर 1 है, तो आप क्या करो, सिंपल 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब कितने हो गए, सोडियम 2, क्लोरीन कितने हो गए, 2, यहाँ पर कितने थे, 2, क्लोराइड क्लोरीन कितने थे, 2। तो ये इस तरह इक्वेशन को बैलेंस हो गई, सिंपल। अब उसने ये किया है, यहाँ पर 2 का सिंबल लगा के तो इसको बैलेंस कर दिया। अब उसने कहा है कार्बन भी बैलेंस है, क्लोरीन के 2 एटम है वो भी बैलेंस हो गया, सोडियम भी क्या हो गई है, बैलेंस, कार्बन भी क्या हो गई है, बैलेंस, और ऑक्सीजन भी क्या हो गई है, बैलेंस। अब वो कहता है मिनी एक्सरसाइज, ये आपकी एक एक्सरसाइज है, एक्टिविटी आपने खुद करनी है कि आयरन प्लस क्लोरीन आपस में रिएक्ट करके आयरन FeCl3 बना रहे हैं, FeCl3 बना रहे हैं। तो बताओ कौन सी इसको इक्वेशन को बैलेंस कैसे करोगे। तो ये आपने खुद बैलेंस करने की कोशिश करनी है, ठीक है। आपने इसको बैलेंस किस तरह करना है ये आपको आना चाहिए कि FeCl3। अब आपने क्या करना है, आयरन का 1 एटम है, यहाँ भी आयरन का 1 एटम है, ठीक है, चलो ये आयरन बैलेंस है। क्लोरीन के यहाँ 2 एटम है और क्लोरीन के यहाँ 3 एटम। तो अब ये क्लोरीन के 3 एटम है और यहाँ पर क्लोरीन के 2। इसका मतलब है हमने क्लोरीन को बैलेंस करना है।
अब क्लोरीन को बैलेंस किस तरह कर सकते हैं? अब मेरी बात गौर से समझनी है। अगर मैं यहाँ 2 लिख दूं तो यहाँ आयरन कितने हो जाएंगे 2 और क्लोरीन कितने हो जाएंगे 3 दूनी 6, यानी क्लोरीन की तादाद हो जाएगी 6। अब मैंने क्या करना है, अब इनको, अब 2 आयरन हो गए और क्लोरीन की तादाद 6, 2 नंबर हमने इसलिए यूज किया है कि इससे हम बैलेंस को इजी कर सकते हैं। हमने हमेशा स्मॉल नंबर से शुरू करना है, तो मैंने इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करके इन्हें देखा, तो 2 आयरन हो गए और क्लोरीन जो है वो 3। अब 3 दूनी 6 और आयरन के 2 हो गए, लेकिन यहाँ पर तो आयरन 1 है तो यहाँ पर मैं 2 लिख दूंगा ऐसे। अब आयरन की तादाद हो गई है दोनों में बराबर, लेकिन क्लोरीन यहाँ 6 है और यहाँ पर क्लोरीन 2 है। तो इसको 6 बनाने के लिए आप क्या करोगे, 2 है तो आपने बनाने क्लोरीन 6, तो जाहिर सी बात है आप इसको 3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर। अब क्या ये इक्वेशन बैलेंस है? यस, आयरन के 2, ठीक है, यहाँ भी आयरन 2, क्लोरीन 3 दूनी 6, क्लोरीन 6 और यहाँ भी 6। तो ये आपने इस तरह आपने क्या करनी है, एक्सरसाइज आपने खुद सॉल्व करनी है, ये आपका होमवर्क है, ये टास्क है। इसी तरह आपने एल्यूमिनियम को सॉल्व करना है कि एल्यूमिनियम के कितने एटम है। अब जैसे एल्यूमिनियम का यहाँ 1 एटम है, यहाँ पर 2 एटम है, ठीक हो गया, यानी एल्यूमिनियम बैलेंस नहीं है। इसी तरह ऑक्सीजन के यहाँ 2 एटम है और यहाँ पर ऑक्सीजन के 3 एटम है, तो ये इसका मतलब है ना ऑक्सीजन बैलेंस है ना एल्यूमिनियम। तो सबसे पहले तो एल्यूमिनियम को बैलेंस करो, ये 2 है तो यहाँ पर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, लो भाई एल्यूमिनियम हो गई बैलेंस। अब हमारी रह गई है ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का हमने करना है कि इस ऑक्सीजन को किस तरह मल्टीप्लाई करें। तो अगर 2 एल्यूमिनियम बनाते हैं तो यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है। अब हम अगर कोशिश करें कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 दूनी 4, 2 2 4 ऑक्सीजन हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई भी करूँ 2 से तो ऑक्सीजन की तादाद अभी भी पूरी नहीं होगी, क्यों? क्योंकि 3 दूनी 6 और यहाँ पर, तो इसको मैं फिर मल्टीप्लाई करूंगा 3 से एल्यूमिनियम। अब ये ऑक्सीजन हो गया 3 2 6 और यहाँ भी अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा 3 2 6, लेकिन एल्यूमिनियम अब हो गए 2 3 6, एल्यूमिनियम की तादाद हो गई है 6। तो फिर हम इसको एल्यूमिनियम को यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये आपकी एक एक्सरसाइज है, आपने बैलेंस करके देखना है कि पहले एल्यूमिनियम को बैलेंस करें, फिर आपने ऑक्सीजन को क्या करना है, बैलेंस करना है। ये एक्सरसाइज एक ये आपने करना है, ठीक है, ये आपने करना है। आपने नंबर ऑफ एटम देखना है, यहाँ पर एल्यूमिनियम के 2 एटम है, यहाँ पर ऑक्सीजन के 3 एटम, यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम है, यहाँ पर एल्यूमिनियम का 1 एटम है। अगर मैं ऑक्सीजन को बैलेंस करता हूँ तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने की फॉर एग्जांपल मैं 3 लिख देता हूँ तो ये हो जाता है 3 या 9, जो कि गलत साबित होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 2 लिख देता हूँ तो ऑक्सीजन हो जाएंगे 6, 3 दूनी 6, ऑक्सीजन का एटम है 6। अब यहाँ 6 बनाने के लिए मैंने क्या करना है, ऑक्सीजन को 3 लिख देना है। अब ये बन गए 6, ऑक्सीजन के एटम बन गए 6। अब हमारे पास एल्यूमिनियम बच गया। अब एल्यूमिनियम कैसे बचा, एल्यूमिनियम की तादाद हो गई है 2 2 4, तो यहाँ पर आप 4 एल्यूमिनियम लिख सकते हो। तो इस तरह आप बैलेंस इक्वेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, के मैस का लॉ है कि कंजर्वेशन ऑफ मैस क्या है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस वाज पुट फॉरवर्ड, कि किस साइंटिस्ट ने ये थ्योरी दी थी, किसने ये लॉ पेश किया था, फ्रेंच केमिस्ट था लेवॉइजर। इन 1785 में ये इसने कहा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर फॉर हमें पेश किया था। दिस लॉ स्टेट्स दैट, ये लॉ बताता है दैट, ये लॉ की डेफिनेशन है, दिस लॉ स्टेट्स दैट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन मैस इज नाइदर क्रिएटेड, क्या मैस को ना बना सकते हैं, नॉट डिस्ट्रॉयड, ना उसे तबाह कर सकते हैं, बट इट चेंजेस, लेकिन ये चेंज किया जा सकता है, फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये लॉ क्या कहता है, कंजर्वेशन ऑफ मैस क्या कहता है कि मैस को हम ना क्रिएट कर सकते हैं, नया मैस बना सकते हैं, ना उस मैस को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं।
लेकिन उस मैथ को हम दूसरी फॉर्म के अंदर जरूर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये डेफिनेशन दोबारा देखो, दिस लॉ स्टेट्स दैट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन mass is neither created nor destroyed, ना हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट इट चेंजेस, ये चेंज हो सकता है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ये दो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाता है। इस कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन। हम दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट। यानी मैं ये कह सकता हूं, अगर ये 40 ग्राम का मास है रिएक्टेंट का, ये रिएक्शन करता है, रिएक्ट होता है और प्रोडक्ट बनाता है, तो उस प्रोडक्ट का भी जो टोटल मास होना चाहिए वो होना चाहिए 40 ग्राम। ये कहलाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन। यानी मास ऑफ रिएक्टेंट किसके इक्वल होना चाहिए? मास ऑफ प्रोडक्ट का। अगर 40 ग्राम रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं तो प्रोडक्ट भी कितनी बननी चाहिए? 40 ग्राम। तो ये कहलाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। प्रेक्टिस है तो एक्टिविटी है कि कॉनिकल फ्लास्क ले, वेट बैलेंस ले, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन बनाए और सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड आपने सॉल्यूशन लेना है इन कॉनिकल फ्लास्क, एक फ्लास्क के अंदर जिसे हम कॉनिकल फ्लास्क, एंड सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ स्मॉल टेस्ट ट्यूब। और एक और टेस्ट ट्यूब होती है छोटी, जिसके अंदर हमने क्या करना है? सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन लेना है। Place the test tube containing a flask along its wall in such a way that two solution do not mix with। अब वो कहता है कॉनिकल फ्लास्क में इस तरह उसको डालना है कि वो दोनों जो रिएक्शन है वो आपस में मिक्स ना करें। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। ये आसानी से कि 100 ग्राम के एक मर्क्यूरिक ऑक्साइड एक रिएक्टेंट था, ठीक है, 100 ग्राम का, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है जिसमें मरकरी है 93 ग्राम और ऑक्सीजन का वेट है 7 ग्राम। अब देखो 100 ग्राम इन दो प्रोडक्ट में डिकम्पोज हो गया है या कन्वर्ट हो गया है। तो आप नोट करेंगे 100 ग्राम ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। 100 ग्राम वेट था रिएक्टेंट का, अब प्रोडक्ट का भी वेट कितना होना चाहिए? 100 ग्राम। अब देखो मरकरी का है 93 ग्राम प्लस ऑक्सीजन का है 7 ग्राम, इन दोनों का अगर आप प्लस करोगे तो प्रोडक्ट का वेट भी कितना हो जाएगा? 100। यही होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। बेशक कितनी मर्जी प्रोडक्ट बन रही है, ये मैटर नहीं करती, मैटर करती है ओवरऑल जो मास है प्रोडक्ट का या ओवरऑल मास है रिएक्टेंट का, वो क्या होना चाहिए बच्चों? सेम होना चाहिए। अब वो कहता है, वो जो एक्टिविटी हम कर रहे थे, सील द फ्लास्क विद द कोर्क। अब वो जो कोर्क होता है जिससे हम बंद करते हैं उसको सील करते हैं, उसका वेट करना है। ये देखो इस तरह वेट करना है। शेक द टेस्ट ट्यूब। अब टेस्ट ट्यूब को आप शेक करना है, यानी इस तरह आपको वेट मिल जाएगा, इन दोनों का वेट मिल जाएगा। अब शेक कर लें उस टेस्ट ट्यूब को इस तरह शेक करके कि वो सारा वो जो केमिकल है वो जो हमारी ये टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर सारा जो है वो उसमें अंदर चला जाए, कॉनिकल फ्लास्क के अंदर सारा केमिकल। अब ऑब्जर्व करें, दोबारा आप वेट करेंगे तो आप देखेंगे इसका रिएक्ट करने से पहले का वेट और रिएक्ट करने के बाद का वेट सेम होगा। तो ये कहलाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब वो कहता है through the activity 5.3 we observe the formation of white precipitate of silver chloride as a product of the reaction between sodium chloride and silver nitrate solution। अब वो एक रिएक्शन किया है कि सिल्वर नाइट्रेट लिया था हमने और सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन, जब हम दोनों को मिक्स किया तो प्रोडक्ट कौन सी आई? सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइड, ये प्रोडक्ट हमें मिली। तो वो कहता है इन दोनों का वेट रिएक्टेंट का और इन दोनों का आपस में क्या हुआ है? इक्वल वेट आएगा। अगर इसका फॉर एग्जांपल 100 ग्राम है इन दोनों का, तो इनका भी कितना आना चाहिए? 100 ग्राम। We also notice that during a chemical reaction, total mass of the product is equal to the total mass of the reactant। तथा हमने नोट किया कि during the chemical reaction, total mass है प्रोडक्ट का, वो किसके बराबर आना चाहिए? total mass of the reactant। This verifies the very low concentration लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, ये हमें बताता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन।
अब आपसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पूछा जाए तो आपने कहना ऐसा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन हमें कहता है कि जो मास है, जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट है, वो किसके बराबर होना चाहिए? टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। जितना रिएक्टेंट का मास है उतना ही प्रोडक्ट का मास होना चाहिए। अब प्रीवियस है एक्टिविटी 5.4, चाइना डिश एंड पीसेस ऑफ आयरन। प्रोसीजर है कि टेक सम आयरन नेल्स लें इन चाइना डिश के अंदर, इस तरह वे द चाइना डिश को वे कर लें विद आयरन नेल्स विद द हेल्प ऑफ एन इलेक्ट्रिक बैलेंस। ये इसके साथ क्या कर लें? वे कर लें। प्लेस द चाइना डिश कंटेनिंग आयरन नेल्स इन अ बाथरूम। कहता है बाथरूम के अंदर ये 5 डेज के लिए रखते हैं। वे द चाइना डिश along with iron nails again, वो 5 दिनों के बाद दोबारा उसका वे करें। नोट whether the weight of the iron nails increases, decreases or does not change। आपने नोट करना है क्या उसका वेट जो पहले किया था वो ज्यादा था या अब 5 दिनों के बाद। तो ये एक एक्टिविटी है, इसे आप परफॉर्म कर सकते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक था। लॉ ऑफ जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे।